आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन पायलट एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अपना तरीका रखते हैं, जिसमें एक वर्णमाला शामिल है। उनकी वर्णमाला अंग्रेजी पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ मोड हैं। उदाहरण के लिए बी कहने के बजाय वे ब्रावो कहते हैं और आर रोमियो बन जाता है। और अगर आपने अनुमान लगाया कि जे जूलियट के लिए है, तो आपने सही कहा। लेकिन अक्षर ही नहीं है जो मोड के साथ हैं, संख्याएं भी हैं। मिश्रण से बचने के लिए कुछ संख्याएं अलग तरीके से उच्चारित होती हैं। उदाहरण के लिए संख्या 3 को ट्री कहा जाता है, 5 को 5 और 9 को 9। यह पूरा सिस्टम भ्रम को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि कुछ अक्षर एक जैसे सुनाई दे सकते हैं, जैसे M और N या G और J। गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर यदि कनेक्शन कमजोर हो या लोगों के अलग अलग लहजे हों। ध्वन्यात्मक वर्णमाला कॉकपिट और निचले टॉवर के बीच चीजों को स्पष्ट करने के लिए कदम उठाती है। अब आपके लिए एक त्वरित चुनौती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पायलट हैं और आप टेल नंबर J345 देखते हैं। आप इसे रेडियो पर कैसे पुकारेंगे? सही है, यह जूलियट 345 रोमियो है। पायलटों के पास केवल एक विशेष वर्णमाला और संख्याएं नहीं होती, वे तकनीकी शब्दावली का भंडार रखते हैं जिसे हम में से अधिकांश नहीं समझ पाएंगे। IEM दुनिया भर के हवाई अड्डों से स्वचालित मौसम अवलोकनों का एक बढ़ता हुआ संग्रह रखता है। इन्हें आमतौर पर SOS या SOS सेंसर के रूप में संदर्भित किया जाता है और अधिक सामान्य शब्द मेटार डेटा है, जो बताता है कि यह जानकारी कैसे साझा की जाती है। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए इन चीजों को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये विशेष रिपोर्ट तब सामने आती है जब मौसम की स्थितियां कुछ निश्चित स्तरों को पार कर जाती हैं, जैसे दृश्यता 3 मील से कम हो जाना। SOS या मेटार अवलोकन को डिकोड करने के लिए एक पूरी कुंजी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक डॉलर साइन देखते हैं, तो इसका मतलब है रखरखाव जांच संकेतक, सिस्टम पर कुछ TLC का समय। और यदि एक पायलट दूसरे पायलट को बताता है रैफ आगे, तो इसका मतलब है कि आगे बारिश और फनल बादल हैं। क्या आपने कभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को बातचीत करते देखा है और जानना चाहा वे क्या कहते हैं? यहाँ कुछ मजेदार शब्द हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। रेड आई एक रात भर की उड़ान है जहाँ आप शायद कोई नींद नहीं ले पाएंगे, जबकि पिंक आई एक देर रात की उड़ान है जो मध्यरात्रि से पहले समाप्त होती है। गैली एक विमान की रसोई है। गैली क्वीन एक आम बोलचाल की अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग एक फ्लाइट अटेंडेंट का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो गैली क्षेत्र की रक्षा करती है और चाहती है कि अन्य लोग स्थान में हस्तक्षेप न करें। अब आप क्या सोचते हैं कि ब्लू रूम क्या है? यह एक टॉयलेट है, क्योंकि टॉयलेट बाउल में नीला तरल होता है। अस्पताल आमतौर पर विभिन्न आपात स्थितियों को संकेत देने के लिए रंग कोड का उपयोग करते हैं। वे शौचालयों के लिए नीला रंग नहीं उपयोग कर सकते। लाल रंग आग के लिए होता है और ग्रे रंग साइट पर आक्रामक लोगों के लिए होता है। अस्पताल से संबंधित नंबर कोड भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पुलिस द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बस एक संवाद की कल्पना करें, 10 से 45, 10:45। धन्यवाद डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा संवाद कभी नहीं होगा। आखिरकार हम शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन आप शायद अनुमान लगा चुके होंगे कि 1045 का मतलब है मरीज की स्थिति क्या है। और चूंकि आगंतुक खुश लग रहा है, 1045 का मतलब है कि मरीज की स्थिति अच्छी है। लेकिन वर्णमाला के आगे बढ़ने के साथ स्थिति और भी खराब हो जाती है। अंतिम अक्षर डी होने के कारण 1045D का मतलब है कि मरीज का निधन हो गया है। पुलिस के पास कई कोड होते हैं। यहाँ पायलटों के पास ध्वन्यात्मक वर्णमाला होती है। क्या आप इनमें से कुछ पहचानना चाहेंगे? चलिए आ से शुरू करते हैं। नहीं, इस बार यह रोमियो नहीं है, यह रॉबर्ट है। और जे के बारे में क्या फिर से गलत? यह जूलियट नहीं है, यह जॉन है। लगता है कि वे रोमांस का अनुभव नहीं कर रही हैं। तो ये सभी अक्षर क्यों हैं? ये वास्तव में चीजों को समझने में मदद करते हैं।
उदाहरण के लिए कोड 904 का अर्थ है आग, लेकिन फिर आपके पास 904 है जो ऑटोमोबाइल आग के लिए है, 904 बी जो भवन आग के लिए है और 904 जी जो घास की आग के लिए है। समझ में आता है ना? अक्षर मूल रूप से आपको यह संकेत देते हैं कि हम किस प्रकार की आग से निपट रहे हैं। अन्य कोड यही स्थिति है, जैसे 1091 जानवर मुद्दे को दर्शाता है, जबकि 1091 लीटर्स पट्टा कानून के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। हालांकि अजीब हो जाता है, अगर एक आवारा जानवर है तो वे 1091 का उपयोग करते हैं, समझ में नहीं आता। अगर आपके पास एक आईटी दोस्त है तो आपने शायद कुछ अजीब बातें सुनी होंगी जो वे कहते हैं और जिन्हें आप नहीं समझते। अरे, अगर यह एक कोड होता जिसे वे इस्तेमाल कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोगों के पास असल में बहुत सारे होते हैं। उदाहरण के लिए योग संक्षेपण का अर्थ है उपकरण ऑपरेटर की क्षमताओं से अधिक है, जो यह कहने का एक गोलमोल तरीका है कि आप अपने गैजेट के साथ संघर्ष कर सकते हैं। कोड 18 का मतलब है कि समस्या स्क्रीन से 18 इंच दूर है। अरे बाप रे! शब्द पिकनिक किसी के लिए भी आनंददायक लग सकता है, सिवाय आईटी दोस्तों के, क्योंकि इसका असली मतलब है कुर्सी में समस्या, न कि कंप्यूटर में। हेडफोन के बीच में एक शॉर्ट का मतलब है कि जब तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो किसी का मस्तिष्क पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अंत में जैविक हस्तक्षेप त्रुटि मानव गलतियों के लिए एक मजेदार शब्द है, क्योंकि सच कहे तो हम सभी इंसान हैं। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो गूगल करें कि IBM का क्या मतलब है, और नहीं, यह किसी कंपनी का नाम नहीं है। मैं इसके लिए आपको स्पष्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ ऐसे शब्द कहने की अनुमति नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से गैलरियों में जाते हैं या बस छोटे विवरणों पर ध्यान देते हैं, तो आपने कुछ कलाकृतियों के बगल में उन लाल बिंदुओं को देखा होगा। खैर, वे एक तरह का गुप्त कोड है, जिसका मतलब है कि वह कलाकृति बेची गई है। रुको, उन बिंदुओं के बारे में और भी बातें हैं। एक लाल आधा बिंदु दिखाता है कि कलाकृति आरक्षित है और एक जमा राशि दी गई है, लेकिन अभी चुकाई नहीं गई है, इसलिए यदि खरीदार अपना मन बदलता है तो अभी भी उपलब्ध हो सकती है। सीमित संस्करणों के मामले में आधा लाल बिंदु यह दर्शा सकता है कि एक कलाकृति बेची गई है, लेकिन एक और समान कलाकृति अभी भी उपलब्ध है। अन्य रंग जैसे हरा, पीला या काला आमतौर पर यह दर्शाते हैं कि एक कलाकृति होल्ड पर है, जबकि खरीदार निर्णय ले रहा है। चूंकि गैलरी की होल्ड नीति भिन्न हो सकती है, किसी विशेष कलाकृति को आरक्षित करना चाहते हैं, पूछें। अब लाइक बटन दबाने से आप अमीर बन सकते हैं और आप एक ऐसी कलाकृति देखते हैं जिसमें लाल बिंदु है, तो इसके बारे में पूछने में संकोच न करें। कभी कभी बिक्री सफल नहीं हो सकती और वह कलाकृति फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। कलाकार के पास समान कलाकृतियाँ हो सकती हैं या वह कमीशन के लिए भी खुला हो। आप सोच सकते हैं कि गैलरियां बेची गई कलाकृतियों को क्यों प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शनी की रूपरेखा और अनुभव को बनाए रखने के लिए सभी कलाकृतियों को एक साथ चमकने में मदद करता है। यह लोगों को उन कलाकृतियों की सराहना करने का मौका देता है जो भविष्य में प्रदर्शित नहीं हो सकती हैं। लेकिन सावधान रहें, कुछ गैलरियां उन लाल बिंदुओं का उपयोग रुचि बढ़ाने और मांग का एहसास कराने के लिए कर सकती हैं, जिससे खरीदारों को खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा सके। और बेची गई कलाकृतियां प्रदर्शन पर बनी रहती हैं, क्योंकि खरीदार उन्हें बाद में अपने संग्रह में जोड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। जनवरी 2017 से यूके में लगभग सभी निर्माण श्रमिकों को साइट पर सभी को सुरक्षित रखने के लिए रंग कोडित हार्ड हैट पहनने की आवश्यकता है। यह प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और योग्यताओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। तो यहाँ इसका विवरण है। काले है पर्यवेक्षकों के लिए होते हैं, नारंगी है स्लिंगर्स या सिग्नलर्स को दर्शाते हैं, सफेद है साइट प्रबंध को सक्षम ऑपरेटर्स या वाहन मार्शल द्वारा पहनी जाती हैं।
नीली टोपी अनुभवहीन श्रमिकों, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं या आर्किटेक्ट्स को दी जाती है। यदि आप एक हरे रंग की टोपी पर स्टिकर देखते हैं तो वह एक प्राथमिक चिकित्सा करने वाला है, जबकि एक लाल टोपी पर स्टिकर अग्निशामक का प्रतिनिधित्व करती है। यह जानने का एक सरल तरीका है कि कौन कौन है और सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैकडॉनल्ड्स के ढक्कनों पर बटन देखे हैं। जब कई पेय ऑर्डर करते हैं तो ये बटन स्टाफ को जल्दी पता चलता है कि कौन सा पेय कौन सा है। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब कई पेय एक जैसे दिखते हैं, जैसे कोका कोला, डाइट कोक और कोक जीरो। उदाहरण के लिए, एक बटन दबाने का मतलब है कि यह डाइट कोक है और 2 बटन दबाने का मतलब है कोक जीरो। यह प्रणाली मैककैफे के गर्म पेय के लिए भी उपयोग की जाती है, जिससे गिरने के जोखिम को कम किया जा सके। ये बटन स्प्राइट या फैंटा जैसे शुगर फ्री पेय पर भी लागू होते हैं, लेकिन ये कोक के विभिन्न प्रकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को सही पेय मिले, जैसे उन लोगों के लिए जिन्हें शुगर सेवन पर ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। अगर जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और अधिक चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।